धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये टोराइड क्या है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं परिनालिका को यदि गोल मोड़ दिया जाए तो वो किस रूप में, इस रूप में दिखाई देगा। यही क्या कहलाता है, टोराइड कहलाता है। यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर तार के सघन फेरे सटाकर लपेटे जाते हैं। इसे एक वृत्ताकार बंद परिनालिका माना जा सकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके हमको 3 पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। एक पॉइंट पी पर, ये वाला पॉइंट पी है जो टोराइड के अंदर है, एक टोराइड के मतलब गोलीय छल्ले के अंदर है, और दूसरा जो है टोराइड के बाहर स्थित है। तो ये देख के ही पता चल रहा है पी और क्यू में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, केवल एस के लिए आएगा। तो उसको जो है हम लोग मैथमेटिकली निकाल के देखते हैं। ठीक है ना, एम्पियर के नियम का उपयोग करेंगे। टोराइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, तो माना लूप 1 के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 है, तब एम्पियर के नियम, परिपथीय नियम से प्रथम वृत्तीय पाश की लंबाई, ठीक है, इसके लिए मान लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, B1 है। ठीक है, तो वृत्तीय पाश की लंबाई मैंने इससे बिंदु P से गुजरता हुआ एक लूप बना लिया है। एम्पियर के नियम का उपयोग करना है, मतलब लूप बना लो जिसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। ठीक है ना, तो उसकी टोटल लंबाई क्या होगी, परिधि की लंबाई जो है 2πr1 ले लिए। तो यह पाश कोई विद्युत धारा परिबद्ध नहीं करता है, तो I बराबर 0 हो गया भाई। ठीक है ना, इसमें से विद्युत धारा बहेगी क्या, नहीं बह रही है। ठीक है, देख सकते हैं डायग्राम में। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, धारा का मान 0, तो B1 L1 बराबर 0, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा जी, 0। ठीक है, हम लोगों ने B1 लिया था पर एक्चुअल में उसका मान क्या है जी, 0 है। टोराइड के भीतर खुले क्षेत्र में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। टोराइड के भीतर किसी बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, एक बिंदु ये जो है टोराइड के अंदर ले लिए है, तो इससे भी गुजरता हुआ एक बंद लूप बना लिए जिसकी त्रिज्या R2 है। तो आसानी से हम एम्पियर के नियम से निकाल सकते हैं। माना टोराइड के भीतर पाश 2 में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B ले लिए, क्योंकि इसमें मान आएगा इसलिए B1 B2 नाम ना देके डायरेक्ट B ले लिए। ठीक है, यदि टोराइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा इसमें प्रवाहित धारा I है, तब पाश 2 में प्रवाहित धारा क्या होगी जी, NI। ठीक है, जितने फेरे उतने गुना हो जाएगी। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से BL2 इज इक्वल टू μ0 I डैश, कुल धारा को हमने I डैश ले लिया। ठीक है, नियम एज इट इज़ है, B इंटू 2πr2, त्रिज्या क्या लिया था हमने, R2 लिया है इसके लिए, तो परिधि 2πr2, वृत्त की परिधि का सूत्र μ0 NI, I डैश का मान यहाँ से लिख लिए। ठीक है ना, तो B बराबर आ गया μ0 NI अपॉन 2πr2। यदि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो तब n बराबर क्या आएगा, परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, n बराबर क्या आएगा जी, टोटल फेरों की संख्या है ना वो, तो टोटल कितना फेरा होगा उसमें, जितना उसकी परिधि होगा और जितना उसका एकांक लंबाई में होगा। तो एकांक लंबाई को परिधि से गुणा कर दिए तो उतने ही फेरे होंगे कि नहीं होंगे। ये n जो है कुल फेरों की संख्या है, तो कुल फेरे कितने होंगे, जितना उसका परिधि होगा और एकांक लंबाई से गुणा कर दिए। ठीक है, तो परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो 2πr2 इंटू n, तो n का मान रख दिए तो ये कैंसिल हो गया। ये किसके जैसा आ गया, ये परिनालिका की भांति ही चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है ना, तो टोराइड क्या होता है, एक परिनालिका की भांति ही होता है। यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी, B इज इक्वल टू μ0 NI, परिनालिका के लिए भी यही निकाले थे। ठीक है, अब देखते हैं टोराइड के खुले क्षेत्र में बाहर बिंदु Q पर, तो चुंबकीय क्षेत्र B3 ले लिए, परिधि क्या ले लिए हमने, L3 की लंबाई 2πr3 ले लिए। ठीक है, पुनः हम देख रहे हैं जितने इस परिधि में देखो, जितनी धारा अंदर आ रही है उतनी धारा बाहर भी चली जा रही है, मतलब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो ये क्या है, जितनी धारा जो है इस परिधि के अंदर आ रही है उतनी धारा बाहर भी तो निकल जा रही है।
तो ये एक दूसरे को निरस्त करती है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एम्पियर के नियम से I इज इक्वल टू 0 मतलब B3 का मान 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि टोराइड में भीतर खुले क्षेत्र में और बाहर खुले क्षेत्र में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। केवल जो टोराइड के अंदर पॉइंट है उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है हमको, ठीक है। और किसकी भांति मिला है, एक परिनालिका की भांति, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश क्या है, गति कर रहा है, तब उस पर एक बल कार्य करता है भाई। स्थिर अवस्था में है तो कोई बल नहीं लगेगा, परंतु यदि वो आवेश जो है गतिमान है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है, और जो आवेश है प्लस क्यू लिया है मैंने, ये वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, ठीक है ना। तो उस पर आवेश बल कितना लगेगा, इन दोनों के लंबवत लगेगा, ठीक है ना। तो जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है, ठीक है। इसके कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है ना। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए क्या कह देते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये लॉरेंज बल जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये देखते हैं हम। माना कि कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में V वेग से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, तब इस कण पर लगने वाला बल वेक्टर F का परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। आवेश की मात्रा जितना अधिक होगा उतना अधिक बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में वेग के घटक के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र वेग के लंबवत घटक पर जो है बल लगाता है। ये होगा क्षैतिज घटक इसी दिशा में v cos थीटा, ठीक है, थीटा की ओर। परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत घटक, वेग के लंबवत घटक पर बल लगाता है, ठीक है, क्षैतिज घटक पर बल नहीं लगाता, इसलिए लंबवत घटक के अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जितना तीव्र रहेगा उतना ही अधिक बल लगेगा। यदि तीनों को मिलाकर लिख दिए तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा। इसका SI पद्धति में मान 1 होता है K का, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा आ गया है मतलब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में है, तो Q इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है ना। अब केसेस देखते हैं हम, ये रूप जो है दोनों याद रखेंगे आप लोग। मॉड ऑफ वेक्टर V इज इक्वल टू 0, अर्थात जब आवेशित कण जो है विरामावस्था में होगा तब क्या बल लगेगा, यहाँ V का मान 0 रखो तो 0 बल लगेगा भाई, ठीक है। थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 अंश हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है और वेग भी इसी दिशा में है, तो लगने वाला बल क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होता है जी, 0 हो जाएगा। लगने वाला बल क्या होगा, 0। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कोई कण गति करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा भाई, और उसके लंबवत गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और वेग इस दिशा में है तो उस पर सबसे अधिकतम बल लगेगा। साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ से आ गया मान, ठीक है ना। और किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो लॉरेंज बल का मान आवेश पर भी निर्भर करेगा। यदि ऋण आवेश हो गया तो लॉरेंज बल की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। धन आवेश में मान लो इस दिशा में लग रहा है और ऋण आवेश के लिए विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है ना। कोई कण जो है लॉरेंज बल के कारण किस प्रकार से गति करेगा, ये आवेशित कण देखते हैं। मैंने ये वृत्ताकार पथ दर्शाया है, प्लस ये आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। केवल इस प्रकार से गोल गोल नहीं घूम रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है। तो कैसे गति करता है देखते हैं। तो वेग के 2 घटक मिले हमको, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये v थीटा, v वेग से कोई कण जो है गतिमान है, तो इसके लंबवत घटक v sin थीटा पर जो है ये बल लगाता है। और कैसा बल लगाता है, तो अभी केंद्रीय बल लगाता है,
11th में पढ़े हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, कोई भी कण जो है वृत्तीय गति करता है। क्या करता है, वृत्तीय गति। ठीक है ना। तो इस लंबवत घटक पर, ठीक है, या आवेश पर कैसा बल लगाता है, अभिकेंद्रीय बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए वृत्ताकार गति करेगा v साइन थीटा के कारण। ठीक है ना। अब v कॉस थीटा जो है इसी दिशा में गति करेगा, रैखिक गति के लिए जो है कण को प्रोत्साहित करेगा। तो कण जो है वृत्तीय के साथ साथ रैखिक गति भी करती, देखो आगे भी बढ़ रही है प्लस वृत्ताकार गति भी कर रही है। ठीक है। v cos थीटा के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल शून्य होगा, अतः कण सरल रेखा में बढ़ेगा। भाई इस दिशा में जाना है तो वो इस दिशा में जाएगा ही। ठीक है। परंतु v साइन थीटा पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है ना, ये अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या करता है, वृत्तीय गति करता है कोई कण, तो कण जो है वृत्तीय पथ में गति करेगा। ठीक है, रेखीय के साथ साथ वृत्तीय पथ में भी गति करता है। ठीक है, तो ये होता है लॉरेंज बल।